यूपी विधानसभा में लव जिहाद का बिल पास हो गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नए कानून के तहत अब दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं इस मामले पर जीएमडी न्यूज संवाददाता संगीता राजभर ने आपको बता दें स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। 30 जुलाई 2024 भारतीय संविधान के लिए एक अद्वितीय दिवस, जिस दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लव जिहाद को लेकर एक कठोर बिल पास किया गया और लव जिहाद जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। इस समय हम मौजूद हैं झांसी में और मैं संगीता राजभर, मेरे साथ कुछ जनता है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस लव जिहाद जैसे अपराध के मामले में जिस प्रकार से सरकार ने कठोर कदम उठाया है और बिल को पास किया है, इसको लेकर जनता का क्या रुख है। आइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात आपको साफ कर दूं कि ये जो कानून है ये धर्मांतरण नहीं, ये मतांतरण है। ठीक है, धर्मांतरण और मतांतरण में एक बहुत बड़ा अंतर है। मतांतरण आप किसी एक मत को माने, जैसे मैं ब्राह्मण समुदाय का हूँ, मैं ब्राह्मण मत को मानता हूँ। कोई दूसरा है जो वैश्य समुदाय का है, वैश्य मत को मानता है, वो मुझे ब्राह्मण से वैश्य में चाहता है कि मैं वैश्य बन जाऊँ और उसके लिए मुझ पर दबाव बनाता। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ धर्म का परिवर्तन हो रहा हो, यहाँ पे मत का परिवर्तन भी किया जा सकता है। उसके लिए भी कानून बनाया गया, क्योंकि इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया मतांतर। दूसरी बात, मैं अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इसमें बजरंग दल और पैसा, तो ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया है। ये लव जिहाद चलेगा तो सिर्फ मुसलमानों की तरफ से चलता है और सिर्फ हिंदू लड़कियां ही मुसलमान बनती हैं। ये सभी धर्मों के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि हिंदू किसी मुसलमान बच्ची पे पैसा डाल के उसको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पे ऐसा भी कोई मुहिम चल रही हो जहाँ पे मुसलमानों को हिंदू बनाने का कन्वर्जन का चल रहा हो, तो ये कानून उनके लिए भी बनाया गया है। इसमें सबका साथ और सबको लेके चलने का प्रावधान सरकार ने रखा है। ये मतांतरण सब इसीलिए रखा गया है, धर्मांतरण नहीं रखा गया है कि अगर मुसलमान में भी आपके 4 मत हैं और उन मतों में भी आप एक दूसरे को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप पे कानून लागू होगा। हिंदुओं में भी ब्राह्मण, वैश्य, बनिया बहुत सारे समुदाय हैं, तो उनमें भी अगर आप इस तरह करते हैं, आप हिंदू में ही अगर जैन बनना चाह रहे हैं, मतलब जैन आपको बनाया जा रहा है या आपको बौद्ध बनाया जा रहा है, तो उस पर भी ये मतांतरण लागू होता है। आमतौर पर देखा गया है कि अभी तक महिलाएं लव जिहाद की ज़्यादा शिकार हुई हैं। ऐसे में नीलू जी क्या कहेंगे आप, महिलाएं जब ये कानून इतना सख्त हो गया तो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? मेरा नाम नीलू राजभर है, मैं समाज सेवी हूँ। और जहाँ तक देखा गया है कि लव जिहाद का, तो इसमें टारगेट ऐसी महिलाओं को बनाया जाता था जो कि अकेली रहती थी, उनके साथ कोई भी घर परिवार का ज़्यादा लोग बाग नहीं रहते थे, छोड़ दिया जाता था ऐसे। उनका धर्म परिवर्तन करके, उनका मानसिक रूप से शोषण करके उन्हें धर्म परिवर्तित कराया जाता था। और जब वो अपनी कंप्लेन करने जाती थी तो सुनवाई की नहीं जाती थी, तो इसलिए और लोगों को आना पड़ता था। लेकिन अब जहाँ तक हुआ है, सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, कानून बन करके आया है, तो ये बहुत ही यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अकेले भी जा कर के कंप्लेन कर सकती हैं। ये महिलाओं के हित में ही आया है। नीलू जी का कहना है कि अभी तक जब लोग शिकायत लेकर जाते थे तो उनकी उस तक सुनवाई नहीं होती, इसलिए संगठन को आगे आना पड़ता था। क्या कहेंगे? ऐसा है कि दो समुदाय, हिंदू और मुसलमान, अगर दोनों का अगर मालिक से अगर ऊपर है, यहाँ केवल हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, ये विशेष समुदाय की बात नहीं है, ये मतांतरण की बात है, सभी धर्मों पर बराबर से अप्लाई होता है। तो सभी समाज के सभी लोगों के लिए लागू तो अच्छा है, लेकिन असल में क्या है कि कानून जो है दो समुदायों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस कानून से दो समुदायों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। क्या इस प्रकार की जो बातें ये हो रही हैं आज के दौर में, हम किस सदी में, आप देखिए हम 21वीं सदी में हैं। आज हम ये धर्मांतरण या मतांतरण के बारे में हम डिबेट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आज के जो ये हमारे सरकारों में बैठे हुए बेदिमाग लोग हैं, आज हमें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। आप कल ही देखिए, हमारे देश के जो रतन टाटा हैं, उन्होंने चाइना से इंजीनियर हायर करने के लिए बताइए कोशिश कर रहे हैं वो कि हम इंजीनियर चाइना से लाएं।
आज हम कहाँ उलझे पड़े हैं। आज हमें चलाना चाहिए इंजीनियर जिहाद। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस देश में अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं तो शिक्षा जिहाद, स्वास्थ्य जिहाद और इंजीनियर डेवलपमेंट और इस देश को आगे बढ़ाने का जिहाद चलाइए, ना कि ये धर्म और जाति का जिहाद चलाइए। नहीं तो अभी आपको जो तमाचा पड़ा है अब इसके बाद धक्के खाने पड़ेंगे। जाग जाइए। इंजीनियर जिहाद और शिक्षा जिहाद चलाने की बात नहीं, बात सही है, मगर सरकार कर रही है। डेवलपमेंट की बात कहें तो झांसी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आया है बीडा का, बुंदेलखंड डेवलपमेंट, जो अपने झांसी को मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट झांसी में लगाया जा रहा है, जो कि नोएडा। बीडा का प्रचार कर रहे हैं। बीडा का प्रचार हमने नहीं, आपके बच्चे उसका जब लाभ लेंगे, जब आप बच्चे उसका लाभ लेंगे तब आप इस बात को कहिएगा कि प्रचार कर रहे हैं या ना प्रचार कर रहे हैं। आप विकास को देख रहे हैं। अभी मुद्दे से ना भटके हम लोग। लव जिहाद, लव जिहाद में कहते कोई भी संगठन या किसी संगठन का नाम लेना गलत है। लव जिहाद धाराएं जो बनी हुई हैं सरकारी धाराएं हैं, जिसके लिए कानून बैठा हुआ है। कानून के आधार पर पूरे कानून सभी के लिए सामान्य है, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं लागू किया जाता। जिस तरह से पंकज जी नए बिल में जो भी धाराएं हैं वे सारी गैर जमानती हैं, तो जिस तरह से आरोप आया अभी कि इसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा, तो आपको क्या लगता है? दुरुपयोग तो नहीं कह सकते इस बात को, तो क्योंकि व्यक्ति पीड़ित होता है तभी थानों में जाता है, FIR दर्ज कराता है। बगैर पीड़ित के कोई भी नहीं जाता है। जी देखिए, दुरुपयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी को फंसाने के लिए किसी तरह का कोई षड्यंत्र इस तरह का किया जाए, तो वहाँ पे दुरुपयोग आप बोल सकते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। ये महिलाओं के हित में लाया गया कानून है, और महिला वही जाएगी कानून के पास जो पीड़ित होगी, जो अकेली होगी, असहाय होगी, असमर्थ होगी। अब अगर जमानत इस कानून में आप दे देते हैं कि 3 दिन बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपने जमानत दे दिया, तो निश्चित रूप से उस महिला पर दबाव डाला जाएगा राजीनामे के लिए, कंप्लेंट वापस लेने के लिए। इससे भी बड़ी घटनाएं की जा सकती हैं उस महिला के साथ। तो गैर जमानती बनाने का उद्देश्य सिर्फ निष्पक्ष जांच है कि अगर कोई प्रतिवादी और वादी के बीच में एक दायरा बना रहे और निष्पक्ष जांच की जा सके, इसलिए इसको गैर जमानती उसमें अपराध में रखा गया है। सुनवाई सत्र न्यायालय के नीचे नहीं होगी, क्या कहेंगे अगला? जी देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा सुनवाई सत्र न्यायालय नीचे नहीं होगी। हमारा तो कहना ये है, संविधान कानून कोई भी हो, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। इसके अंदर पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो। हाँ, कानून बनाया अच्छी बात है, पर इसकी राजनीति ना हो। ऐसा ना हो कि मतलब किसी भी अलग धर्म को लेके मतलब किसी की शिकायत की जा रही तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, किसी धर्म का शिकार दिया जा रहा है, अपराध दिया जा रहा है। यानी हमारा कहना है कानून के लिए बराबर हो और सुनवाई के लिए बराबर हो, पक्षपात भेदभाव न होना चाहिए। छोटे वर्ग के व्यक्तियों के लिए कानून बना हुआ है, बड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए कानून। अभी हाल ही में आप उदाहरण देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की कानून, मगर छोटे वर्ग का आदमी अगर वही चीज कर जाए उसके लिए धर्म परिवर्तन कानून। धर्मनिरपेक्षता की बात है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की तो बात कही जा रही है, सही है, लेकिन देखिए जो हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 में जो हमें संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है, मैं मानती हूँ कि इस एक्ट के जरिए उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उस एक्ट का हमें उन अधिकारों का, हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन इसलिए हो रहा है कि देखिए, अगर यदि किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करना होगा तो वो खुद जाके जो संविधान के अनुसार है, DM के यहाँ एक प्रार्थना पत्र देके वो खुद कर सकता है, तो वो विधि के विरुद्ध जाके क्यों करेगा। और ये भी है, और ज़्यादातर मैं ये मानती हूँ कि समूह में, जैसे कि यहाँ अपनी झांसी में कई मदरसे चल रहे हैं, कई क्रिश्चियन स्कूल चल रहे हैं, तो क्या उसमें सभी समाज के बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं? क्या सभी उस जगह एकत्रित नहीं होते हैं? तो फिर वहाँ जाकर कोई अगर हिंदू व्यक्ति ये कह दे कि मेरे बच्चे का इस क्रिश्चियन स्कूल में बैन वॉश कराया जा रहा है या धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो बेचारा स्कूल वाला तो बिना बेवजह वो तो पीड़ित या शोषित हो जाएगा। वो पीड़ित होगा कि नहीं होगा? उसके ऊपर स्कूलों में ब्रेन वॉश होता है, कुछ स्कूलों में होता है, कुछ में नहीं होता है, लेकिन कानून से उस पर रोक लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये कानून आने से जो महिलाओं
मतलब आत्महत्या कर लेती थी। कई केसेस हुए हैं, सुनवाई नहीं होती थी और केसेस भी कम होंगे। एक दबाव बनेगा कि आप किसी को जबरन अपना ये नहीं कर बड़ा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। झांसी में जो अभी 1 साल पहले पूर्व में जो कन्वर्सन एक्ट का मामला हुआ था, उसमें एक मुकदमे के ऊपर पुलिस ने गैंगस्टर लगाई। गैंगस्टर की FIR हाईकोर्ट से रद्द की गई, क्योंकि वो ये जो उसमें था कि पुलिस खुद उसमें शिकायतकर्ता बन गए थे, जबकि उनको राइट ही नहीं था। और जबकि इतनी महिलाओं में से कोई पीड़ित महिलाओं ने, सिंगल पर्सन ने भी जाके एक प्रार्थना पत्र पुलिस थाने में नहीं दिया कि मेरा कन्वर्सन कराया गया है। जी देखिए बहन जी, आप जो ये कह रहे हैं कि इसे नॉन अवेलेबल बनाया गया, हम कुछ दिनों से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो ये सरकारें हैं, खासकर भाजपा सरकारें, ये कानूनों को संशोधित कर करके नॉन अवेलेबल बनाती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों को ये फंसाते थे तो लोगों को न्यायालय में जाके न्याय मिल जाता था और उसकी बेल हो जाती थी और वो अपना पक्ष विपक्ष बाहर आके रख सकता तो था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानूनों को जितना कठोर बनाया जाएगा उतना ही जो है निर्दोष लोग फंसेंगे। कानूनों को कठोर बनाया जाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से PMLA का जो कानून है, प्रावधान है, आप देखिए जो एक्यूज है उसे खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है। आज एक व्यक्ति जेल के अंदर है, वो अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित कर पाएगा इतने बड़े सिस्टम के साथ? उसे बाहर आना तो जरूरी है ना। ये उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय कहता है कि बेल अधिकार है, अधिकारों का उल्लंघन है। देखिए, ये कानून सिर्फ लव जिहाद को लेकर नहीं बनाया गया। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा। दिव्यांगों के लिए, नाबालिगों के लिए, किसी भी प्रकार के असहाय, असमर्थ, और सिर्फ ये कानून महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। अगर पुरुषों की किसी भी कमज़ोर स्थिति को लेते हुए आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी भी परिस्थिति को पॉइंट बना के उसको लेते हुए किसी का मतांतरण करवाया जाता है, तो वो एक अवैध विधि के विरुद्ध कार्य है और इसमें सख्त कानून की आवश्यकता हमेशा से रही है। उसी सख्त कानून को देते हुए ये नॉन अवेलेबल बनाया गया है, जिससे वो व्यक्ति बाहर आके 3 महीने बाद बाहर आके राजीनामे का या किसी भी प्रकार का अनैतिक काम करके दबाव न बना सके और निष्पक्ष जांच होके उसके बाद न्याय का रास्ता खोला जा सके। देखिए, जिस तरह से साफ किया गया है कि ये कानून केवल महिलाओं के लिए नहीं है, केवल विशेष समुदाय के लिए नहीं है, तो क्या कहेंगे सर, किस प्रकार का है रुख आपका? देखिए, जो बात अभी बार बार हमारे सभी मित्रगण कह रहे हैं कि ये कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये मतांतरण का है या ये विकलांगों के लिए भी, तो इसमें हम ये देखते आए हैं पहले भी कि नियत क्या है वो अब सीधे सीधे जाहिर नहीं हो गए। बहुत सारी गुमराह करने वाली चीज़ों में ये असली मंतव्य और जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, पूरी तरह से ध्रुवीकरण पर केंद्रित है। भाजपा की पूरी राजनीति, जो विकास का वायदा था, वो सब धराशायी हो चुके हैं। अब उनके लिए संजीवनी एक ही है कि बस ध्रुवीकरण के सहारे ही उनकी राजनीति और उनका अस्तित्व जिंदा रह सकता है। तो कई ऐसी चीज़ों में जिसमें छुपा के असली चीज़ हम आगे कर दें, ये वो कोशिश है। और कोई कितना भी कुछ भी कह ले कि ये किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है, किसी एक इस चीज़ के विरुद्ध, लेकिन असली मंशा क्या है ये किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। और जब इसका अनुपालन होगा, सख्ती की बात जो है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्याय का सिद्धांत क्या है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए तब तक उसको निर्दोष माना जाता है। और जो हमारे मित्र अभी जो कह रहे थे आशीष जी कि धीरे धीरे उन कानूनों का स्वरूप इस तरह से बनाया जा रहा है कि निर्दोष आप सिद्ध होते रहेंगे। सबसे पहले आपको दोषी होने पे जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो आपके दोषी सिद्ध होने से पहले ही आपको दी गई। जो PMLA कानून है उसमें क्या हो रहा है, उसमें पूरी तरह से न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध, जिसको आप एक किसी भी चलते फिरते आदमी के गवाही के ऊपर उसको अंदर डाल लो 2 साल तक उसको। और लेकिन गैर जमानती किसी भी कानून का होना तो कठोर होना मेरे ख्याल से लोगों में डर के लिए बनाया जाता है कि लोगों में डर लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उसका दुरुपयोग नहीं होगा? हमारी न्याय व्यवस्था, जो न्याय के सिद्धांत हैं, वो ये कहते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? क्या ये उसका वायलेशन नहीं है? न्याय का एक नेचुरल सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत जो है, पूरी तरह से ये सारी चीज़ें उसके विपरीत हैं। आप कह रहे हो कि सख्त बनाने से ये हो जाएगा, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि आपकी जो न्याय प्रणाली है वो कितनी लचर और कितनी जो है धीमी है। 20-20 साल
50-50 साल लगते हैं दीवानी के मामलों में, आप उसको क्यों नहीं फास्ट कर रहे? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, लोग बेरोजगार घूमते हैं यहाँ, कोर्टें और बनाइए, आप रात दिन सुनवाई करिए, 24 घंटे सुनवाई करिए, और जो मुकदमा आया है उसका त्वरित निस्तारण कैसे होगा, कैसे ये होना चाहिए, उसमें कहाँ ये बात है कि जी बिल्कुल अर्शद जी, अब मैं आखिर में विवेक जी आपके पास आऊँगी और एक आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह से फास्ट ट्रैक न्यायालयों की बात है, तो अगर हम लव जिहाद की बात करें तो इसमें इस फास्ट ट्रैक न्यायालय की ओर क्या रुख है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि प्रेम अभिव्यक्ति और प्रेम एक बड़ी अलग सी चीज़ है। अगर बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से विवाह कर रहा है तो वो लव जिहाद की परिधि में नहीं आता है। किसी भी तरह का दबाव बना के अगर विवाह के लिए या शारीरिक शोषण के लिए आप किसी का उपयोग कर रहे हैं तो वो लव जिहाद की परिधि में आता है, कानून के खिलाफ आता है। इस तरह के किसी भी एक्ट को, इस तरह के किसी भी कृत्य को रोकने के लिए, जैसे भाई साहब सही कह रहे थे कि इसमें प्रावधान नहीं रखा गया जमानत का। जमानत का प्रावधान इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि कंप्लेंट को दर्ज करने के पहले, चार्जशीट बनाने के पहले उस पर जाँच का पूरा एक प्रोसीजर रखा गया है। इसकी बाकायदा जांच की जाएगी, एक इंक्वायरी ऑफिसर होगा जो जांच करेगा, तथ्यों की बारीकी से जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये कंप्लेंट सत्य है तभी उस पर चार्जशीट होगी और तभी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के बाद उसकी जमानत याचिका नहीं स्वीकार की जाएगी। उसके पहले वो अपना पॉइंट रख सकता है, अपनी बात, अपने पूरे तथ्य रख सकता है। जहाँ तक बात है फास्ट ट्रैक की, तो न्याय हमेशा से ये मांग करता रहा है कि हमारी सुनवाई जल्दी करिए और अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा दीजिए। फास्ट ट्रैक का प्रावधान इसीलिए रखा गया है कि जिससे अपराध से कम हो, जल्दी से जल्दी सजा का रूपांतरण हो सके और जल्दी से जल्दी समाज में एक रूपता समाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून पॉलिटिकल नहीं, कानून को राजनीति से ना जोड़ा जाए। कानून सबके लिए है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है कि भविष्य में कभी आपकी सरकार हो, तो क्या आप अपराधी को जमानत देंगे? क्या आप अपराधी से कहेंगे क्या कि आप लव जिहाद करो, आप ये क्राइम करो और मैं आपको 3 महीने बाद बेल दिला दूँगा? क्या आप कहेंगे? नहीं कह सकते। कानून को पॉलिटिकल नहीं जोड़ना चाहिए। कानून सबके लिए है। जो सरकार कानून बनाती है बहुत विचार करके उस कानून को बनाया जाता है जो हर व्यक्ति के लिए मुलाजिम हो और इससे एक भय लोगों में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो ये थी हमारे साथ झांसी की जनता, जिसको आपने देखा और सुना। लोगों के मत दोनों ही ओर हैं कि कहीं इस कानून के अत्यधिक कठोर होने के कारण इसका दुरुपयोग ना हो जाए, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं कि जब कानून कठोर होगा तो लोगों में कहीं ना कहीं डर होगा और वे इस तरह के कृत्य करने से दूर रहेंगे। संगीता राजभर, GMD न्यूज़, झांसी।